कि बहुकक्षीय बहुस्तरीय शिक्षण के लिए बहुत जरूरी जो चीज़ है वो है कि उपसमूह का गठन हम कक्षा में कैसे करें। उपसमूह का गठन जब तक ठीक से नहीं होगा, किसी भी शिक्षक के लिए ये संभव नहीं है कि अलग अलग कक्षाओं में जाकर वो अलग अलग लेवल के बच्चों को पढ़ाएं, वो भी एक विषय नहीं, अलग अलग विषय। तो इसमें तीन बातें आ जाती हैं। एक तो विषय अलग अलग है, कक्षा अलग अलग है, और सभी बच्चों का लेवल भी अलग अलग है। तो ये सही में बहुत ही कठिन कार्य है। प्यारलाल सर, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा अनम्यूट हो जाए प्यारलाल सर। हाँ, प्यारलाल सर थोड़ा अनम्यूट हो जाए। प्यारलाल सर थोड़ा अनम्यूट हो जाए। हेलो, हाँ सर। तो हम लोग वही चर्चा कर रहे थे, तो उपसमूह गठन के बारे में। आप भी जुड़ गए? तो आपको होस्ट बना दिए थे, लक्ष्मी सोयका में होस्ट। प्यारलाल सर, तो उपसमूह गठन के बारे में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा आवाज हमारी आ रही है रामचरण जी? लक्ष्मी सोयका में ऑप्शन है अभी, हम सोचे आप उसका यूज कर रहे हैं। आवाज हमारी आ रही है? आप दिख रहे थे ना उस फोटो में। रामचरण जी, आवाज आ रही है? तो लक्ष्मी सोयका में जाइए, वो आपका ओके, आपका स्क्रीन में जाकर के आपको होस्ट बना दे। ओके ओके, ठीक है। तो उपसमूह के गठन में जो चार महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसके बारे में, उपसमूह के गठन में जो चार महत्वपूर्ण बिंदु टीपीडी कोर्स में हमें दिया हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कि उपसमूह बनाने में सबसे पहला जो काम है वो है खुद की अकादमिक क्षमता का आकलन। हम सबको खुद की अकादमिक क्षमता का आकलन इसलिए करना चाहिए क्योंकि सबका कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं, सबके कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं। जैसे कोई अंग्रेजी में दक्ष है मान लीजिए, तो हिंदी उनकी कमजोर हो सकती है, लेकिन उस टीचर को अंग्रेजी और हिंदी दोनों कक्षा में जाकर पढ़ाना पड़ेगा। तो हम अंग्रेजी में ठीक है और हिंदी में कमजोर है, तो हिंदी के लिए हमको स्पेशल पेडागोजी बनाने की जरूरत है। इस तरह खुद के हमारे वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रांग पॉइंट्स को हमें नोट करने की जरूरत है और अकॉर्डिंग टू दैट हमें प्लान करने की जरूरत है, यानी खुद की अकादमिक क्षमता का आकलन और रणनीति तैयार करना। दूसरा जो इसमें पॉइंट दिया है, बच्चों की अकादमिक क्षमता। बच्चों की अकादमिक क्षमता के लिए हम लोग जैसे ज्ञान सेतु कार्यक्रम जब चला रहे थे, अलग अलग रख रहे थे, अलग अलग ग्रुप में बांट रहे थे, उसका आकलन कर रहे थे। तो इसलिए उपसमूह बनाने से पहले दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है बच्चों की अकादमिक क्षमता का आकलन करना, दूसरा पॉइंट। तीसरा बिंदु है संस्थागत रणनीति का अर्थ ये हुआ कि संकुल एक संस्था है, प्रखंड एक संस्था है, जिला एक संस्था है, हमारे जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे संस्थाएं हैं। उन संस्थाओं का भी हमारे साथ किस तरह से कॉपरेशन है और उनका रणनीति किस प्रकार से हमारे रणनीति के साथ मैच कर रहा है, ये बहुत जरूरी चीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की संख्या। जब भी हम उपसमूह बनाते हैं तो बच्चों की संख्या का हमें हमेशा ख्याल रखने की जरूरत है। किसी विद्यालय में 2 उपसमूह बन सकते हैं, कहीं 5 बन सकते हैं, लेकिन टीपीडी कोर्स में दिया है कि 5 मैक्सिमम उपसमूह बनने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए। तो ये 4 हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हो गए उपसमूह बनाने के लिए। अब जो है इसमें कुछ बिंदु दिए हुए हैं उपसमूह बनाने के बाद कि पूरी तरह काम करने वाला उपसमूह जिसे शुरुआत में सहयोग दिए जाने की जरूरत होती है। उपसमूह तो हमारे बन गए, अब हर उपसमूह के साथ हम किस तरह से पेश आए। मान लीजिए सभी उपसमूह एक प्रकार के नहीं होंगे, अलग अलग उपसमूह के अलग अलग विशेषताएं होंगी, अलग अलग उसमें कुछ वीकनेस होंगे, कुछ स्ट्रांग पॉइंट्स होंगे। तो उसमें भी हमें कुछ ग्रुप बनाने की जरूरत है कि पूरी तरह काम करने वाला उपसमूह जिसे शुरुआत में सहयोग और दिए जाने की जरूरत है। यानी एक ऐसा उपसमूह में सभी बच्चों को हम डालेंगे जिसमें कि पूरी तरह काम करने वाला, और उसमें हमें कुछ और सहयोग करने की जरूरत है। एक उपसमूह ऐसे भी हमारा बनेगा कि थोड़ा ज़्यादा सहयोग की जरूरत होती है, पहले वाले उपसमूह से दूसरा वाला उपसमूह में हमें और ज़्यादा सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तीसरा उपसमूह पूरा सहयोग, यानी सबसे पहला वाला जो था उसको थोड़ा सा अगर हम हेल्प करें तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, दूसरा वाला उससे थोड़ा और अधिक हेल्प करें, और तीसरा पूरा सहयोग करने की जरूरत है। तो एक उपसमूह हम ऐसे भी बना सकते हैं
अकॉर्डिंग टू टीपीडी बात कर रहे हैं, अभी हम प्रैक्टिकल बात नहीं करेंगे, टीपीडी पे पहले आते हैं कि दोस्तों के सहयोग की जरूरत है। वहाँ शिक्षक नहीं भी हैं, लेकिन हम अगर दोस्तों का सहयोग, उसमें कुछ दोस्त हम मतलब ऐसे पीयर लर्निंग हुआ, चाहे हम पहले भी देखते थे कि जहाँ शिक्षक कम है तो क्लासरूम में से ही किसी बच्चे को इस तरह से तैयार कर देते थे कि वो बच्चा ही बाकी बच्चों को सहयोग करता था। और नेक्स्ट, शिक्षण सामग्री के सहयोग से पढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे उपसमूह होंगे जहाँ ना दोस्त होंगे ना शिक्षक होंगे, लेकिन उन्हें अगर उनके विषय से संबंधित, विषय वस्तु से संबंधित कुछ शिक्षण सामग्री दे दिया जाए तो भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से 5 समूहों में बांटा गया है। उपसमूहों को फिर 5 तरह से बांटा गया है। इसलिए बांटा गया है कि इससे शिक्षक को सहयोग मिलेगी। कहीं कहीं वो नहीं भी जाएंगे तो टीएलएम से काम चल जाएगा, कहीं कहीं वो नहीं भी जाएंगे तो दोस्तों के कारण काम चल जाएगा, कहीं कहीं उन्हें थोड़ा सा प्रेजेंस की ज़रूरत है, कहीं उन्हें और उससे ज़्यादा प्रेजेंस की ज़रूरत है, और कहीं कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेजेंस की ज़रूरत है। ये हो गई। उसमें एक विशेष पॉइंट दिया है, मैं 5-7 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा क्योंकि समय थोड़ा सा उसमें चला गया था, कि दैनिक योजना बनाना। दैनिक योजना बनाना का अर्थ ये नहीं कि जो लेसन प्लान बना रहे हो, उपसमूह बनाने के बाद और उसको डिफरेंट 5 क्राइटेरिया में बांटने के बाद दैनिक योजना बनाना जरूरी है, टीपीडी 2 कहता है। इसके लिए हम योजना डायरी बनाएंगे और लिख कर योजना बनाएंगे। उसमें एक प्रश्न दिया है कि लिख कर योजना हम क्यों बनाएंगे। लिख कर योजना हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि इससे विषय, प्रत्येक विषय में उपसमूह, और उपसमूहों में भी प्रत्येक बच्चे के अकादमिक स्तर का विवरण होगा। मैंने फिर क्या कहा, हम लिखित डायरी इसलिए बनाएंगे क्योंकि इसमें विषय, दूसरा पॉइंट प्रत्येक विषय में उपसमूह, और तीसरा पॉइंट उपसमूहों में भी प्रत्येक बच्चे के अकादमिक स्तर का विवरण रहेगा, जिसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्लास में जाके उसको क्रियान्वयन करेंगे। इसके बाद उसमें दिया है कि हमारा डायरी में क्या रहेगा, अभी लिखित में किस उपसमूह में कब और क्या कौन सा समय देंगे, किस उपसमूह में कौन सा समय देंगे। साथ ही उसमें यह भी रहेगा कि अचानक छुट्टी पर रहना पड़े। मान लीजिए कभी कभी हम लोग उपसमूह में जाते हैं, वो शिक्षक की तबीयत खराब हो गई, चाहे छुट्टी में चले गए, तो अचानक छुट्टी पर अगर उनको रहना पड़े तो साथी शिक्षक हमारी योजना को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी योजना को तभी वो आगे बढ़ाएंगे जब हम दैनिक योजना डायरी में अपने योजना को दर्ज किए होंगे। तब उस योजना डायरी को जब वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शिक्षक जी जो अभी छुट्टी में है, इसके पहले कहाँ तक पहुँचे थे और उसके बाद आगे हमें कहाँ तक ले जाने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे सिर्फ कह दें कि कल हम नहीं आएंगे और हम ये पढ़ाते थे, आप देख लीजिएगा, वो नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगी कि कल आप क्या क्या किस किस कक्षा में किस उपसमूह के साथ क्या किए थे। तो ये भी जरूरी है। साथ ही बच्चे खुद की योजना देखकर अपना काम कर सकते हैं। हम जब योजना बनाते हैं तो बच्चों को दिखाते भी हैं और उनकी योजना भी वो कभी देख लेते हैं। जब देख लेते हैं तो हमारी ज़रूरत कभी कभी नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं और वो अपना काम खुद कर लेते हैं। तो ये कब होगा, जब हम योजना डायरी बनाएंगे। दैनिक योजना बनाते समय हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे उसमें दिया है दिन के स्कूली समय का विभाजन, कि प्रत्येक दिन स्कूल का टाइमिंग जो है 6 घंटे का है कि 7 घंटे का है कि 4 घंटे का है, तो स्कूली टाइमिंग। साथ ही एक कालांश यानी जो पीरियड होता है या विषय के लिए तय किए गए समय का विभाजन, ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके आधार पर हम दैनिक योजना हमें बनाना चाहिए। मैं एक रूटीन की बात करूंगा जो पहले कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आज नोट करके भी लाया हूँ। उसमें एक दिया है 9:30 से 10:30 का उसमें समय दिया था, और उसमें एक दिया था तमिल, तो तमिल के जगह मैंने हिंदी लिखा है, हिंदी, इंग्लिश और साइंस के बारे में। और उसमें दिया था 3 कक्षाओं का एक उपसमूह बनाकर एक शिक्षक के द्वारा MGML क्लासेस लेते हुए। तो उसमें एक तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा और 5वां कक्षा था। आप लोगों को याद आ रहा होगा। मैं सिर्फ एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा, जिसमें उसमें हिंदी विषय में कहा गया है कि 20 मिनट का तीसरा कक्षा में 20 मिनट का समय देते हैं टीचर, और उसमें क्या करते हैं, अध्यापक और टीचर के बीच अधिगम होता है। और चौथे क्लास में वही क्या करते हैं, विद्यार्थी के बीच अधिगम कराने के लिए रणनीति बनाते हैं। और 5वां क्लास में भी विद्यार्थी का अधिगम का रणनीति बनाते हैं। इसी तरह नेक्स्ट 20 मिनट्स के बीच फिर 3rd क्लास के लिए स्टूडेंट की बात है, 4th क्लास के बीच विद्यार्थी स्वाध्याय की बात है, 5th क्लास में स्टूडेंट कन्वर्सेशन की बात है, फिर नेक्स्ट 20 मिनट्स में विद्यार्थी स्वाध्याय, चौथा में विद्यार्थी स्वाध्याय और 5वां में अध्यापन विद्यार्थी अधिगम की बात है।
आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि एक उदाहरण के द्वारा उस टीपीडी कोर्स 2 में बताने की कोशिश की गई है कि हम भी जब MGML की बात करें तो हमें इस तरह कार्य योजना बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं अभी 1-2 मिनट में समाप्त करता हूं। विषय वस्तु का चयन करने के लिए हमें क्या क्या बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो विषय वस्तु का जब भी हम चयन करें तो क्या, कितना, कैसे और कब, ये 4 चीज़ पर उसमें बल दिया गया है। क्या माने क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं, कितना उसका परसेंटेज कितना होगा, कैसे उसका पेडागोजी क्या होगा और कब उसका टाइमिंग क्या होगा, 20 मिनट तीसरा में कि 20 मिनट चौथा में कि 20 मिनट पांचवा में, यानी क्या, कितना, कैसे और कब पर भी चर्चा की गई है। अब अंत में मैं कुछ बिंदुओं को रखना चाहूँगा। गतिविधियों का चयन हम कैसे करेंगे। गतिविधियों का चयन के लिए उसमें 5 मुख्य बिंदु दिए गए हैं कि प्रत्येक उपसमूह के साथ कार्य कैसे किया जाए। दूसरा दिया है विषय की प्रकृति क्या है। तीसरा दिया है बच्चों की अभिरुचि क्या है। चौथा समय का प्रबंधन कैसे होगा और पांचवा कार्य की प्रकृति कैसी होगी। यानी प्रत्येक उपसमूह के साथ कार्य कैसे करेंगे, विषय की प्रकृति क्या होगी, बच्चों की अभिरुचि क्या होगी, समय का प्रबंधन कैसे करेंगे और कार्य की प्रकृति। इसमें एक अंतिम बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण लगा। गतिविधियों के चयन को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक क्या क्या है। उसमें दिया हुआ है कि हमारे प्रभारी के साथ सहायक का बहुत अच्छा गुड रिलेशन भी होना चाहिए। अगर प्रभारी हमारे सहायक को स्वतंत्रता नहीं देंगे तो भी वो MGML क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से नहीं चला सकते। उसमें एक पॉइंट दिया है शिक्षक को कार्य करने की स्वतंत्रता। तो कौन स्वतंत्रता देंगे। हमारे SMC भी एक मान लीजिए गवर्निंग बॉडी है, तो गवर्निंग बॉडी सभी शिक्षकों को और प्रभारी सभी सहायक शिक्षकों को इसकी स्वतंत्रता देंगे। उसमें एक पॉइंट बिंदु दिया शिक्षक की रचनाशीलता। हमारी क्रिएटिविटी क्या है, हमारी रचनाशीलता का भी बहुत मायने रखता है कि हम MGML किस तरह ले सकें। मूलतः शिक्षक एक रचनाशील प्राणी ही है और ये बहुत उसमें काम आता है। तीसरा बिंदु दिया शिक्षक की शिक्षा शास्त्रीय समझ यानी पेडागोजी। हमारी पेडागोजी अलग अलग, टीचर की पेडागोजी अलग अलग होती है, कभी रिपीट नहीं हो सकता है। जो जब आप किसी कक्षा में जाएंगे, जिस विषय को पढ़ाएंगे और मैं जाऊंगा या और कोई आएंगे तो सबका पेडागोजी अलग अलग होगा, तो उसमें भी ये मायने रखता है। गतिविधियों में बच्चों की रुचि कितनी है, ये भी मायने रखता है कि हम ऐसा पेडागोजी नहीं बनाते कि बच्चों की उसमें रुचि ही ना हो। शिक्षक की विषयगत समझ, जो विषयगत हमारे, जैसे अभी आप बात कर रहे थे अभी CRA का, तो विषय की समझ। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षक के क्षमता बढ़ाने की योजना और उसका हम क्रियान्वयन कैसे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर रहे हैं। स्कूल में शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्धता। हर स्कूल एक ही तरह का TLM नहीं रखता है, अलग अलग शिक्षक स्कूल में अलग अलग टाइप के TLMs होते हैं, अलग अलग TLM होते हैं। तो जरूरी है कि अलग अलग स्कूल का रणनीति अलग अलग होगा और हमारे कार्य के प्रति लगाव। तो ये सारे बिंदु, ये थोड़ा अनम्यूट कर दें प्लीज, सर प्लीज अनम्यूट कर दें, थोड़ा अनम्यूट कर दें सर प्लीज, किनका आवाज। तो ये हमारे MGML के लिए TPD 2 में कुछ प्रमुख चीज रखे गए थे जिनको मैंने संक्षेप में रखने की कोशिश की। आप सबों ने ध्यान से सुना और आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मैं सभी CRG और हमारे प्यारलाल जी DRG और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ रामचरण जी धन्यवाद।